हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 2 मई के करंट अफेयर्स पे। कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल उस वीडियो को देखना चाहिए अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए। मैंने बेसिकली अप्रैल मंथ के टॉप 100 MCQ को डिस्कस किया है और वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे जाके देखिएगा, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बताइएगा ज़रूर आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाए हैं। ओके, आज हमें बात करनी है 2 मई के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। इम्पॉर्टेंट डे के बाद हम बात करेंगे कुछ हमारी नेशनल न्यूज़ पे। नेशनल न्यूज़ के बाद हमें बात करनी है सम स्टेट न्यूज़ पे। स्टेट न्यूज़ के बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स के सेगमेंट को। स्पोर्ट के बाद हम बात करेंगे पर्सन जो न्यूज़ में है। देन आपको कुछ MCQs देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बेसिकली आज हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं PDF के बारे में। जो भी नया स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहा है, मैं बताना चाहती हूँ डेली 8 AM पर हमारे करेंट अफेयर्स होते हैं और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। ठीक है, और टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन 247 CA, ये मेरा टेलीग्राम है। ओके, तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, PYQs सारी PDFs यहाँ पे अपलोड कर दी जाती हैं। आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डन इतनी चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। सो आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। टूना एक मछली होती है, एक फ़िश होती है और जिसमें ओमेगा 3 होता है, विटामिन B12 होता है और बहुत रिच रिसोर्स होता है वो मिनरल्स का एंड प्रोटीन का, जिसके कारण इसका कंजप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इलीगल तरीके से फ़िशिंग होती है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिप्लीट होते जा रही है, गिरते जा रही है। इसलिए 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और कहा गया कि हम एवरी ईयर 2 मई को 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर पहली बार 2017 में इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको समझते हैं। कल के करंट, आई थिंक कल या परसों के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था अबाउट द IRDA। याद आया कुछ? क्या बताया था मैंने IRDA के बारे में? कि IRDA एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, ये बताया था मैंने आपको कहा था कि IRDA को मिनी रत्न कैटेगरी 1 से उठाकर नवरत्न कैटेगरी में डाल दिया है, तो ये हमारी नवरत्न कंपनी बन गई है। IRDA का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है और ये हमारे देश की 17 नंबर की कंपनी बन गई थी जिसे नवरत्न स्टेटस दिया गया था। रिसेंटली 2 और कंपनियों के नाम आते हैं जिन्हें नवरत्न स्टेटस दिया गया है। पहली कंपनी है NFL और दूसरी कंपनी है यहाँ पर हुडको। तो आपके देश में टोटल अब 19 ऐसी कंपनीज हो गई हैं जिनके पास नवरत्न स्टेटस है। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने ये बात हमें बताई है कि हमने IRDA को, हुडको को और NFL को नवरत्न कैटेगरी में इंक्लूड किया है और हमारे देश में अब टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 19 हो गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर काम करता है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करने का काम करता है यूरिया का। इसका फॉर्मेशन देखेंगे आप 23 अगस्त 1974 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में हेड ऑफिस मिल जाएगा। वहीं अगर हम हुडको के बारे में बात करते हैं, हुडको का मतलब है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली होम फाइनेंसिंग करने का काम करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन 25 अप्रैल 1970 में हुआ था। CMD कौन है? तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपको संजय कुलक्षेत्रा देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अब हमारे देश में टोटल 19 कंपनीज हैं जिनके पास नवरत्न कैटेगरी है। ये लिस्ट आपको दे दी जाएगी PDF में, आप इसे पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कौन कौन सी वो कंपनीज हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। So India to train Bangladeshi civil servant for the next 5 year। एक्चुअली 2014 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ था। क्या MOU साइन हुआ था? कि बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट हैं उनको इंडिया ट्रेन करेगा।
तो 2014 से अभी तक लगभग 2600 बांग्लादेशी ऑफिसर को इंडिया ट्रेन कर चुका है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको फर्दर 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब 2025 से लेकर 2030 तक के लिए, इसलिए ये वापस से न्यूज़ में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन अ एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू रिन्यू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ट्रेन 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर। तो 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी 2025 से 2030 के बीच में। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेशी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आपको ये एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। जब बांग्लादेश के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो हमें कुछ और बातें कर लेनी चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश को पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में, तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है, विच इज़ 4097 किलोमीटर की, और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। कैपिटल क्या है? तो ढाका इसकी कैपिटल है, एंड करेंसी आपको टका देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ पे बात करते हैं, और ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जब किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करता है तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। सो इंडिया टू होस्ट द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है ATCM 46 नंबर की अंटार्कटिक ट्रीटी आपकी मीटिंग यहाँ पर हो रही है, जिसको होस्ट करेगा इंडिया। कहाँ पर? कोची, केरला में। कब से कब तक? तो 20 से लेकर 30 मई के बीच में इसे होस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया CEP 26 की मीटिंग को भी होस्ट करेगा। व्हाट इज़ द CEP? कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसकी मीटिंग को भी कोची, केरला में इंडिया होस्ट करने वाला है। अब इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको वास्को डिगामा, गोवा में देखने को मिलता है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है, और इनका काम होता है पोलर एरिया में और हिमालयन एरिया में रिसर्च वर्क करना, और ये मिलके क्या करेंगे? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। तो क्या डिस्कशन किया जाएगा ATCM मीटिंग में? तो यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा किस तरीके से जो अंटार्कटिका है उसमें हम पीसफुली रिसर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज के एरिया में हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इन कुछ मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई है अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में। चलिए इस ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रीटी है इसे साइन किया गया था 1959 में वॉशिंगटन DC में, और 12 मेंबर कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था। ये जो ट्रीटी है ये 1961 में फोर्स में आई थी, और इंडिया ने इसे 1983 में साइन किया है। इंडिया ने कब साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने 1983 में इसे साइन किया है। प्रेजेंटली 56 कंट्रीज़ आपको इसका पार्ट देखने को मिलती हैं। अंडर दिस ट्रीटी ये कहा गया है कि कोई भी देश, किसी भी देश का अधिकार अंटार्कटिका पे नहीं होगा, और कोई भी देश अपनी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करेगा। तो यहाँ पर अंटार्कटिका आपका नो मिलिट्री जोन है अंडर द अंटार्कटिक ट्रीटी। केवल इसका इस्तेमाल साइंटिफिक पर्पस और पीसफुल यूज़ के लिए किया जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? ओके। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा रिसर्च वर्क में हम इस पर्टिकुलर एरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत के भी कुछ रिसर्च स्टेशन आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो भारत ने सबसे पहला जो अपना रिसर्च स्टेशन सेटअप किया था उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री इन 1983। हालांकि अभी ये ऑपरेशन में नहीं है। अभी हमारे 2 स्टेशंस ऑपरेशन में हैं, 2 रिसर्च सेंटर ऑपरेशन में है। कौन कौन सा? पहला है मैत्री जो कि 1989 में सेटअप किया गया था, एंड सेकेंड नंबर पर है भारती जिसे 2012 में सेटअप किया गया था। अंटार्कटिक ट्रीटी का परमानेंट सेक्रेटरीट या सचिवालय आपको अर्जेंटीना में देखने को मिल जाएगा। ओके, इतनी चीज़ें। बाकी ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जब अंटार्कटिका के बारे में इतनी बातें कर ही रहे हैं तो ज़रा इसको हम देख भी लेते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये रॉस सी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव आप यहाँ पे देख सकते हैं 4897 मीटर हाइट का ये माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका में। क्लियर। इसके अलावा इसमें कहा गया है ये जो क्वीन मॉड लैंड आपको दिख रहा है,
यहाँ पे बोला है क्वीन मॉड रेंज, ये कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये बहुत बड़ा एरिया है कोल रिजर्व का, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है वीदा लेक। ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा सैलाइन लेक है जिसमें सॉल्टी वाटर पाया जाता है और इसकी जो सैलिनिटी है वो इक्वल है किसके, डेड सी के। किसके इक्वल है ये, डेड सी के इक्वल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है, माउंट एयरबुश। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माउंट एयरबुश केवल और केवल एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इस कॉन्टिनेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। सो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, तो 2022 में 1 जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी सेक्टर में विंडफॉल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। अगर कोई भी एनर्जी सेक्टर है उसको एक एबनॉर्मल गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कोई भी सिचुएशन के कारण, ठीक है, तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगाती है किसी भी बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल गेन होता है तो उस पर टैक्स लिया जाता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस कर दिया है ऑन द पेट्रोलियम क्रूड। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल था उस पर जो विंडफॉल टैक्स रखता था वो 9,600 रुपीज़ मेट्रिक टन पर मेट्रिक टन पे था, इसे रिड्यूस करके 8,400 इंडियन रुपीस मेट्रिक टन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे NHPC के बारे में। सो NHPC लिमिटेड टू कोलैबोरेट विद नॉर्वेजियन कंपनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो हमारे देश में इस तरीके से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए NHPC ने नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है ओशियन सन, इनके साथ MOU साइन किया है। ये बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे और अभी तक एरिया को आइडेंटिफाई नहीं किया है। NHPC बहुत जल्दी एरिया को आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पर हमको इस तरीके से फ्लोटिंग सोलर एनर्जी इंस्टॉल करनी है। डन। चलिए अगली बात करते हैं, ये है स्मृति ईरानी। और जनरली आपने देखा होगा ये जो लोकसभा के इलेक्शन में चुनाव लड़ती हैं तो अमेठी की सीट से लड़ती हैं, ठीक है। तो रिसेंटली 8 रेलवे स्टेशन को अमेठी के उत्तर प्रदेश में जो है उसका नाम चेंज किया गया है। तो अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है। अब किसी भी शहर का नाम चेंज करना, किसी भी प्लेस का नाम चेंज करना या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कैसे किया जाता है, तो सिंपल सी कहानी होती है। वो पर्टिकुलर स्टेट क्या करता है, एक प्रपोजल शेयर करता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आपने रिक्वेस्ट की कि ये रेलवे स्टेशन है, इसका नाम मुझे चेंज करना है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी, डिस्कशन करेगी किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। इसके अलावा आपका जो GSI डिपार्टमेंट मतलब आपका जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट होता है उसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करती है और कंसल्ट करने के बाद यूनियन मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स वो आपको अप्रूवल देती है और कहती है कि ठीक है आप नाम बदल लो, ठीक है। ये तो कहानी हो गई किसी भी प्लेस का नाम चेंज करना है, जगह का नाम चेंज करना या रेलवे स्टेशन का। लेकिन जब किसी स्टेट का नाम चेंज करना होता है, तो जब किसी स्टेट का नाम चेंज करना होता है तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 में जाना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 3 में आपको जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि किसी भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य का नाम का परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन दिया है और अप्रूव कर दिया है कि आप 8 रेलवे स्टेशन का नाम अमेठी उत्तर प्रदेश में चेंज कर सकते हो। वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन है हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइंस इशू की थी 1953 में। और ये गाइडलाइंस क्या कहती है, आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी अगर आप सिटी का नाम या किसी प्लेस का नाम चेंज करना चाहते हैं। और इस एक्ट में, इस गाइडलाइंस में 2002 में अमेंडमेंट किया गया था। अब ये वो जगह है या रेलवे स्टेशन है जिनके नाम चेंज किए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा, बस आप याद रख लीजिए कैसा प्रोसीजर होता है और कितने रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है और कहाँ पर। जैसे कि फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे अगला, जैसे देखो निहालगढ़, इसका नाम महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। तो आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये बात आप याद ज़रूर रख सकते हैं कि 15 दिसंबर 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट के बारे में। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट? सुपरसोनिक मिसाइल
असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये स्मार्ट है और रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग की है। कहाँ से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि स्मार्ट सिस्टम को डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। जैसा कि कहा मैंने, ये टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो क्या होते हैं? तो जो सबमरीन होती हैं, पानी के नीचे होती हैं, और पानी के नीचे से जो वो मिसाइल वगैरह लॉन्च करती हैं ना अंडर वाटर, उसको ही आप टॉर्पीडो कहते हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्पीडो है आपको दो रेंज में देखने को मिलेंगे। जो लॉन्ग रेंज है उसकी रेंज आपको अप टू 643 किलोमीटर मिलेगी और शॉर्ट रेंज में आपको 20 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अब डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। इसके चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टेक्टिक एआई। देखिएगा, रिसेंटली गूगल के डीप माइंड ने डेवलप किया है टेक्टिक एआई, और इन्होंने एक्सपर्ट की सलाह ली थी लिवरपूल फुटबॉल क्लब के। हुआ क्या है देखो, ये आपका टेक्टिक एआई है, ये आपकी फुटबॉल फील्ड है। ठीक है, अब फुटबॉल फील्ड में कॉर्नर पे कैसे आपको किक करना है, इसके अलावा कहाँ पे स्पोर्ट पर्सन को डिप्लॉय करना है, तो एक जनरेटिव या प्रेडिक्टिव डेटा ये जनरेट करके देगा। इससे एक्सपर्ट्स को और जो भी एम्पायर्स हैं या फिर आपके जो भी प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा होगा कि किस तरीके से आने वाले मैचेस में हमको खेलना है। सिंपल सी कहानी है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये टेक्टिक एआई को डिज़ाइन किया गया है गूगल डीप माइंड ने, जिसके लिए इन्होंने कई वर्षों का रिसर्च किया है विद द कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब। ओके, डन। चलिए अब कुछ पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के बारे में। तो रिसेंटली TCS वर्ल्ड 10K जो बेंगलुरु मैराथन है वो कंक्लूड हुई है। इसकी ग्लोबल एम्बेसडर कौन थी? तो न्यूजीलैंड की आप यहाँ पे प्लेयर देख सकते हैं जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, शॉटपुट से एसोसिएटेड है। इनका नाम है एडम्स, डैम बेलरी एडम। इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था इस पर्टिकुलर मैराथन को प्रमोट करने के लिए। अब ये मैराथन कंक्लूड हो गई है और मेंस कैटेगरी एंड वीमेंस कैटेगरी दोनों ही कैटेगरी में टॉप पर कौन है? एथलीट हैं केन्या के। तो केन्या के अगर हम देखेंगे मेंस कैटेगरी में पीटर मवानिकी, और वीमेंस कैटेगरी में आप देखेंगे लीनियन कासेट। ये दोनों ने यहाँ पर बेसिकली इस टाइटल को जीता है और इस 16th नंबर की TCS वर्ल्ड 10K आपको मैराथन देखने को मिलेगी। चलिए अब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली, ये है गैरी, इनका नाम क्या है? गैरी क्रिस्टन। तो गैरी क्रिस्टन को ODI मैचेस और आपका T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए पाकिस्तान की टीम का हेड कोच अपॉइंट किया है। वहीं टेस्ट मैचेस के लिए जो हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है जेसन गिल्स्पी। ओके, इसके अलावा एक और नाम आपको देखने को मिलता है फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनका नाम है अजहर महमूद। इन्हें असिस्टेंट कोच अपॉइंट किया गया है सारे फॉर्मेट्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है एशियन कैरम चैंपियनशिप। तो रिसेंटली 6th एडिशन एशियन कैरम चैंपियनशिप का कंक्लूड हुआ है। कहाँ पर? माले, मालदीव्स में। और यहाँ पर मेंस डबल और वीमेंस डबल दोनों का टाइटल इंडिया ने जीता है। मेंस डबल का टाइटल आप देखेंगे इंडिया के डिओ के श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने जीता है। वहीं वीमेंस डबल का टाइटल इंडिया की आकांक्षा कदम और सेनी सेबेस्टीन ने जीता है। ठीक है, तो ये 6वां एडिशन था, माले मालदीव्स में हुआ। और ये लास्ट न्यूज़ है, ये जो पर्सन है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम है विनय वीर। विनय वीर, इनका रिलेशन जर्नलिज्म से था और इनका निधन हो गया रिसेंटली 72 ईयर्स में। और ये हिंदी मिलाप आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इसके एडिटर थे और इन्हें साउथ इंडिया में चैंपियन माना जाता है हिंदी लैंग्वेज का, और जर्नलिज्म की फील्ड के बहुत ही जाने माने चेहरे थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, विनय वीर। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ आती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस इशू की है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब फिजिकल पेन या फिजिकल पनिशमेंट, बच्चों को मारना पीटना टीचर्स को अलाउ नहीं है। तो वैसे भी बच्चों को टीचर्स आजकल मारते नहीं है। पहले तो स्कूल में कितनी पिटाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अर्जेंटीना में साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की है। क्या डिस्कवरी की है? 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोर डायनासोरस के रिमेन्स को पाया है। ठीक है, अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 14 प्रोडक्ट जो कि पतंजलि से बिलोंग करते हैं उनको बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि एलिगेशन लगाए गए हैं कि जो रामदेव बाबा हैं उन्होंने मिसलीड किया है, एडवर्टाइजमेंट गलत की है अपने प्रोडक्ट की। ओके, नेक्स्ट है
2025 बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया ने भारत 6G अलायंस और यूरोपियन यूनियन यूरोप के कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 6G एरिया में रिसर्च करने, उसको प्रमोट करने, और ऐसा ही सिमिलर एग्रीमेंट USA के साथ ऑलरेडी कर चुका है इंडिया। नेक्स्ट है एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है क्रेड, और क्रेड को कुछ दिन पहले RBI ने अप्रूवल दिया था एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करने का। तो क्रेड के पास आज के समय में अप्रूवल है कि वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करेगा। रिसेंटली इन्होंने ऑफलाइन UPI बेस्ड स्कैन एंड पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन? तो कल हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था। आंसर है कृष्णा M. ईला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सैंक्शन अ स्टडी ऑन द इम्पैक्ट इवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट? तो यहाँ पर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा है कि आप यहाँ पे रिसर्च करो, और किस पे? GI प्रोडक्ट पे, ठीक है, किस तरीके से इनका और इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन किया जा सकता है। सो आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट है, इशाक धर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रिसेंटली पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इशाक धर। नेक्स्ट है चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो रिसेंटली किसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का? तो मनोज कुमार इज द राइट आंसर। अगली प्लेयर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाने लायक नाम है। हम बात कर रहे हैं विश्मा मारूफ के बारे में। रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट से एसोसिएशन है इनका, और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट आपको दिख रही है, इस लिस्ट को आपको याद करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करेंगे, लेकिन ये आपको याद करना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम तो पहला ही है सौरभ घोषाल, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है और ये स्क्वॉश खेलते हैं। नेक्स्ट है केंटो मोमोटा, ये जापान से हैं, बैडमिंटन कैटेगरी से हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। बाकी सारे प्लेयर्स को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिनमें से मैं 3 और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको बता रही हूँ। बी साई प्रणीत तेलंगाना से हैं, बैडमिंटन कैटेगरी से। दीप ग्रेस ईका, ये भी इंडियन है, इंटरनेशनल हॉकी से एसोसिएटेड है। एंड शॉन मार्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इनने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द क्रिस्टल मेज 2 विच इज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? क्या है क्रिस्टल गेज 2 और इसे किसने डेवलप एंड डिज़ाइन किया है? ये सारी बातें आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? सो बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, एंड जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे।